नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज होने जा रहा है। आज से सत्र शुरू होगा। 26 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। आज विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। बीजेपी विधायक गिरीश गौतम निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। गिरीश गौतम के अलावा किसी दूसरे विधायक ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, इसलिए निर्विरोध गिरीश गौतम चुने जाएंगे। देवतालाब सीट से विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गिरीश गौतम। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। अध्यक्ष पद तो साफ हो चुका है, क्लियर है कि गिरीश गौतम अध्यक्ष बनने वाले हैं विधानसभा के। उपाध्यक्ष को लेकर कितनी बड़ी दौड़ और कौन कौन शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल तृप्ति, अगर बात की है तो उपाध्यक्ष को लेकर अभी तक बीजेपी ने कोई प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। सबसे पहले प्राथमिकता अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर है, लिहाजा आज मध्य प्रदेश विधानसभा के जो बजट सत्र की शुरुआत होनी है उसमें सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर होगी। इसके अलावा बात करें तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा, जिसमें राज्यपाल बताएंगे कि पिछले 1 साल के दौरान मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है उसने क्या कुछ उपलब्धियां की और आने वाले 1 साल का विजन जो है प्रदेश सरकार का जो विजन है वो आखिर क्या रहने वाला है। अगर बात बजट सत्र को लेकर तो विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी की हुई है। खासकर अगर बात करें तो कोविड-19 के मद्देनजर कई सारे जो प्रतिबंध है इस बार विधानसभा के अंदर देखने को मिलेंगे। विधानसभा की लॉबी के अंदर केवल विधायकों को जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बात करें तो सुरक्षा कर्मी और विधायकों के साथ में जो स्टाफ था वो भी विधानसभा लॉबी से बाहर रहेगा और सीमित संख्या में विधायकों के सहायक जो है उनको केवल अंदर जाने की अनुमति मिली है। इसके अलावा पत्रकार दीर्घा की बात करें, दर्शक दीर्घा की बात करें, यहाँ पर जो है लोगों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। केवल चुनिंदा मौकों पर कुछ समय के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति जो है इस पूरे सत्र के दौरान मिलेगी। खासकर अगर बात करें तो इस पूरे बजट सत्र में 2 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश सरकार का बजट पेश करेंगे और यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर इस बार यह बजट खास रहने वाला है। खासकर लोगों को जिस तरीके की राहत की उम्मीद की जा रही है, हो सकता है कि कई सारे प्रावधान इस पूरे बजट में किए जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो पहली बार देश के इतिहास में किसी भी राज्य की विधानसभा जो है वो पेपरलेस होने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में किसी भी विधायक को कागजी संबंधित जो कार्रवाई है जो हार्ड पेपर जो मिला करते थे कम से कम वो इस पूरे विधानसभा सत्र में नहीं मिलेंगे। इस बात का ऐलान पहले ही विधानसभा सचिवालय की ओर से किया गया था और इस बार जिस तरीके से लोकसभा के अंदर पेपरलेस बजट पेश किया गया था, लगभग उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार जो है अपना पेपरलेस बजट लेकर आने वाली है। इसके लिए विधायकों को बाकायदा विधानसभा की जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से जो बजट की कॉपियां हैं उनका आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा की जो पूरी कार्रवाई है वो भी लगभग पेपरलेस रहने वाली है, ये विधानसभा सचिवालय की ओर से बताया गया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा में अगर बात करें तो 23 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलेगा, लिहाजा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। खासकर अगर बात करें तो 3 कृषि कानून को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से विरोध कर रही है उस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर, ये ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस ने सत्तापक्षी घेराबंदी की है। वहीं पर कांग्रेस की घेराबंदी से निपटने के लिए अगर बात की जाए तो आज विधायक दल की बैठक भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बुलाई है, लिहाजा सरकार की ओर से शाम को 7:30 बजे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। प्रदेश खासकर राजधानी भोपाल और इंदौर के अंदर जो कोविड-19 के मरीजों की संख्या में अचानक से जो इजाफा हुआ है उसके मद्देनजर ये माना जा रहा है कि कई सारी एहतियात जो इस पूरे बजट सत्र के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन आज का दिन काफी है जहां पर अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो बजट सत्र के पहले दिन होगा। तृप्ति, शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा है जो 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 24 बैठकें होंगी। पहले दिन आज राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण होगा। 25 और 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 1 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे। 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 4 मार्च से 23 मार्च तक बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक बजट सत्र में 2350 प्रश्न लगाए गए हैं। इसमें 1262 तारांकित और 1088 अतारांकित प्रश्न लगाए गए हैं।
दूसरी ओर विपक्ष ने धान खरीदी, धान का उठाव, किसानों की खुदकुशी, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं और युवतियों के खिलाफ बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। तो आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की और कौन सी बड़ी खबरें हैं, ज्यादा जानकारी के साथ स्टार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्टार, कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। विधानसभा का यह बजट सत्र रहेगा और जिसको लेकर सबकी नज़र रहती है। इसमें लगातार जो प्रोग्राम शेड्यूल बनाए गए उसके हिसाब से राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद चर्चाएं होंगी और फिर चर्चाओं के बाद वित्त मंत्री के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बजट भी पेश करेंगे और इसी को लेकर आज दिन भर चर्चाएँ रहेंगी आगामी सत्र को लेकर और किस प्रकार की रणनीति बनाई जानी है इसको लेकर आज विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में होगी, वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक भी आज होगी, जहां भाजपा विपक्ष के रूप में किस तरीके से सरकार को घेरना है इसको लेकर रणनीति बनाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो नए विधायक हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, खासकर उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और सभी को ये निर्देश दिया जाए कि इस तरीके के विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, सरकार का पक्ष रखना है और इन तमाम चीज़ों पर ये बैठकें होंगी। तो विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ साथ सेकेंड हाफ में शाम के दोनों अलग अलग दलों की विधायक दल की बैठक अपने अपने स्थान पर रखी गई है, जिस पर भी नजर रहेगी। साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस का भी एक जिला स्तर की महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन करने जा रही है। लगातार जिस प्रकार से भाजपा हमला करते जा रही है सरकार के ऊपर और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा की जो महिला मोर्चा है, खासकर जो हाल में प्रदर्शन किया था, वो घड़ियाले आंसू बहा रही है और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसको छुपाने के लिए, बल्कि लोगों को झूठा भ्रम दिखाने के लिए भाजपा प्रदर्शन कर रही है। तो इसी के विरोध में आज महिला कांग्रेस के द्वारा और जो महंगाई का लगातार केंद्र सरकार की ओर से आरोप लग रहा है, राज्य सरकार का आरोप लग रहा है केंद्र पे कि महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार असफल हो रही है, उस बात को लेकर भी महिला कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिस पर नजर रहेगी और जिसमें जो भी अपडेट्स आएंगे लगातार इसमें हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के इंदौर प्रवास के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल कमलनाथ पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल का कुशल क्षेम जानने के लिए डीएनएस अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अस्पताल की जिस लिफ्ट में तीसरी मंजिल पर जा रहे थे, इसमें करीब 20 लोग सवार थे। इस दौरान किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने लिफ्ट का बटन नीचे की तरफ दबा दिया। इससे लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय नीचे चली गई। तब लिफ्ट को खोलकर कमलनाथ और अन्य कांग्रेसी नेताओं को बाहर निकाला गया। बता दें कि लिफ्ट की क्षमता 10 से 12 लोगों की थी, लेकिन उसमें 20 लोग सवार हो गए। बाद में लिफ्ट से निकलकर कमलनाथ सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर पहुंचे और पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल का हाल जाना। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से फोन पर चर्चा कर उनका कुशल क्षेम पूछा है। कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को लगते ही उन्होंने फोन पर पूर्व सीएम का हालचाल जाना और कलेक्टर मनीष सिंह को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। क्या हुआ था, काफी लोग एक साथ चढ़ गए थे तो लिफ्ट 2 फीट 1.5 फीट दब गई थी। दबते ही फिर उनको हाथों हाथ वो खुद ही निकल के सीधे वो खुद माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, वो सीधे ऊपर मैंने पैदल ही चढ़ के तीसरी मंजिल तक आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां उन्होंने रोजगार उत्सव प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उनके माता पिता की स्मृति में कराए जा रहे प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने फाइनल मैच का शुभारंभ किया। तो ग्राउंड पर जाकर मुख्यमंत्री ने चौके छक्के भी लगाए। उनके पुत्र कार्तिकी चौहान इस वक्त बॉलिंग करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने फाइनल मैच की विजेता बुधनी टीम को 1,51,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। द्वितीय विजेता टीम को 1,01,000 और ट्रॉफी दी। साथ ही मैन ऑफ द सीरीज को एक बाइक और उपहार प्रदान किए गए। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर यशस्वी मुख्यमंत्री। टूर्नामेंट के दौरान मुख्यमंत्री का अंदाज देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने बल्ला चलाया। नसरुल्लागंज पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहां क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता को ट्रॉफी दी। जो बहुत अच्छी काम
आशीर्वाद लेके सब वरिष्ठों से कार्तिकेय और पूरी टीम ने बहुत सुंदर आयोजन किया और जो उत्साह देखने मिला और जो खिलाड़ियों की प्रतिभाएं दिखी, मुझे लगा कि गांव-गांव में से बहुत बेहतर खिलाड़ी निकल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। पिछले साल कोरोना के प्रकोप के शुरू होने के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक फिजिकल रूप से हुई। इसमें कोरोना के बाद पैदा हुई स्थितियों में कामकाज और फिर आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उसके बाद कृषि कानून समेत कोरोना के दौर में जो कई अहम नीतिगत बदलाव किए गए हैं, उस पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह बहुत साल बाद दिल्ली में पार्टी का पक्ष रखते हुए और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में सरकार जाने के बाद पहली बार रमन सिंह इस तरह राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से दिखे। सरकार के नए कृषि कानून पर पक्ष को रखते हुए कहा कि बीजेपी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई बताए तो कि इसमें कमी क्या है। सरकार को और सरकार में इन मुद्दों को देखने वाले लोग और खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व इस बात की गंभीरता को भी समझता है और वो सारे पक्षों से बात लगातार जारी है। आपने बयान 2 दिन पहले ही पढ़ा होगा कृषि मंत्री का। उसके पहले उन्होंने कहा कि रास्ते बातचीत के बंद नहीं हुए, कोई भी बातचीत करना चाहेगा। कृषि मंत्री हमेशा तैयार है और किसी भी फोरम में किसी भी मुद्दे को लेकर बात कर सकते हैं। हमने उस मामले को, पंजाब के किसानों की दिक्कत को भी या पूरे देश के किसान के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। आज मुद्दा है कृषि बिल में दिक्कत कौन सा है, उस विषय को लेकर डिस्कशन में आए, उसमें क्या कमियां हैं उसको लेकर आए, उसमें क्या परिवर्तन और संशोधन होता है उसमें आकर बात करें। सिर्फ एक जिद यदि रहेगी कि इस कानून को वापस ले लिया जाए तो उसको कुछ बताए तो क्यों वापस लिया जाए। झीरम घाटी संयोजक दौलत रोहड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें झीरम घाटी हमले की जांच कर रही एनआईए से जांच संबंधी दस्तावेज राज्य की एसआईटी को सौंपने की मांग की है। जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एनआईए को जांच के निर्देश दिए थे। दौलत रोहड़ा के मुताबिक एनआईए ने 2 बार आरोप पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किया है, जो कि संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि घायल परिवार से पूछताछ भी नहीं हुई है और न ही जमीनी स्तर में जांच की गई। राज्य सरकार ने मामले की जांच के बाद जब एसआईटी का गठन किया, लेकिन एनआईए के जांच के दस्तावेज नहीं देने के कारण जांच अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 8 साल पहले 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा समेत 27 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत की खरीदी गई जमीन मामले की शिकायत के बाद जशपुर कलेक्टर ने नामांतरण की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए मनोरा तहसीलदार को निर्देश दिए हैं। इस मामले में भूस्वामी के परिजनों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच समिति का गठन कर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत ने मनोरा विकासखंड में लगभग 25 एकड़ भूमि खरीदकर चेक के माध्यम से भुगतान किया था। कलेक्टर की जांच टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद इस भूमि का नामांतरण की कार्रवाई को रोकने के लिए मनोरा तहसीलदार को निर्देश दिया गया। हमर जमीन के ठीक ठुका हमको दस्खत करो दे नहीं उसने कहना हमर जिए कर जमीन रार का जियो हमें बताए ना कि अमरजीत भगत कर बेटा हर के है ना, तो हमें तो नाव ना गाँव के कुछ जानिए नहीं खींचा। भोपाल में कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के घर पर हुए भोज में वायरल हुई परिवर्तन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की फोटो पर मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने फैसला लिया है कि वो अगले 1 साल तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भोजन नहीं करेंगे। विधायक दल की बैठक में जाएंगे पर वहां भी भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस बात का कोई आधार नहीं, उसे जबरदस्ती फैलाया जा रहा है। दरअसल जिस दिन सीधी बस दुर्घटना हुई थी, उसी दिन भोज कार्यक्रम में परिवहन मंत्री की खाना खाते और ठहाके लगाते फोटो एक अखबार ने छापी थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने परिवहन मंत्री को जमकर घेरा था। उस प्रसाद ग्रहण करने की फोटो इतनी वायरल लोगों ने की, विपक्ष ने इतना उस पर हंगामा मचाया कि मुझे निश्चित रूप से आघात पहुंचा और मैंने निर्णय लिया कि 1 साल तक मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में अब भोज नहीं करूंगा, प्रसाद नहीं लूंगा।
नरसिंहपुर में अवैध रेत खनन को लेकर मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल विवादित मुर्गाखेड़ा की रेत खदान पहुंचे। उन्होंने मौके का निरीक्षण करते हुए कहा कि कृषि मंत्री कमल पटेल के आरोप के बाद माइनिंग अधिकारी ने इस क्षेत्र में किसी भी तरह के खनन से इनकार किया था, पर मैंने मौके पर जाकर देखा तो 100 मीटर के दायरे में नर्मदा नदी के अंदर से मशीनों द्वारा रेत खनन के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और खासकर नरसिंहपुर के खनिज अधिकारी ओपी बघेल रेत माफियाओं से मिले हुए हैं। उनकी मिलीभगत से यहां बड़े स्तर पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री को पूरी रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। कहा कि यहाँ मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत और जेसीबी से रेत निकाली गई है। ऐसा है कि नर्मदा जी में जेसीबी नहीं ले सकती, बोट मशीन से रेत नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ निकाली गई है, दिख भी रहे हैं, अवशेष भी हैं, आप सबने भी देखा होगा। मेरा खुला आरोप है कि जो माइनिंग अधिकारी ने सारे का सारा जी कृत्य किया है। सीमांकन था, उस जगह खत्म हो गई थी, उसके बाद से केवल अवैध उत्खनन हो रहा, मशीनों द्वारा हो रहा है, कोकलिंग द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? धनलक्ष्मी कंपनी द्वारा। तो जानकारी मिली थी कि मशीनें चल रही है, मशीन से अवैध उत्खनन हो रहा है। देखने पे ये पता चला कि वहाँ कहीं मशीन भी नहीं चल रही है, ना मशीन चलने के कोई निशान पाए गए वहाँ। सिवनी के दिघोरी पत्रकार वार्ता में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे का हिसाब मांगा है। शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर के लिए पहले भी चंदा लिया गया है और अभी भी दिया जा रहा है, पर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर शंकराचार्य ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसानों ने कुछ मांगा ही नहीं तो ये सरकार जबरदस्ती क्यों अड़ी बैठी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में किसानों पर राष्ट्रद्रोह के मामलों को गलत बताया। शंकराचार्य ने कहा कि हिंसा फैलाने वाले पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। सबसे बड़ा देशद्रोह तो यह है कि आज भी देश में गौमांस का निर्यात हो रहा है। सरकार इस मामले में कोई कानून क्यों नहीं बनाती। वहीं शंकराचार्य ने आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि राम मंदिर नहीं, आरएसएस वहां अपना कार्यालय बना रहा है। देशद्रोह का मामला किसान के साथ, और लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में जो लोग की मांग होती है, प्रजा की मांग होती है, उसको सरकार कार्यान्वित करती है। तो किसानों ने कब मांग की थी कि हमारे पर कानून बना दो? जबरदस्ती हमारे बाप बन गए हैं। किसने मांग की थी कि नोटबंदी कर दो? कोई बात ही नहीं थी, और जो उन्होंने कारण बताया नोटबंदी का, कोई बात पूरी नहीं हुई। बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात में पर्यटक के साथ एक बार फिर हादसा हुआ है। यहां घूमने आए एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। दरअसल भिलाई से 14 लोगों का एक दल चित्रकूट घूमने आया था। जलप्रपात के निचले इलाके नावघाट में पर्यटकों के नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय पुलिस के मुताबिक दल के 14 में से 9 लोग नदी में नहा रहे थे। इस दौरान एक युवक लापता हो गया, जिसकी जानकारी चित्रकूट पुलिस चौकी को दी गई। स्थानीय पुलिस और मछुआरों की मदद से मृतक का शव निकाला जा सका। मृतक विजयनगरम का निवासी 28 वर्षीय समुद्री सूर्यनारायण है, जो कि भिलाई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अनूप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अनूप, अभी क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए, इस हादसे का मुख्य कारण क्या था वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये 14 लोग जो थे भिलाई से यहाँ आए हुए थे और जलप्रपात का आनंद लेने के लिए जलप्रपात के निचले हिस्से से लगभग 100 मीटर की दूरी नावघाट में ये लोग नहा रहे थे। 14 में से 9 लोग नहा रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति जो है समुद्री सूर्यनारायण अचानक गायब हो गया, जिसके बाद में हड़कंप मचता है और वो जो लोग बाकी साथी हैं उसके ढूंढने लगते हैं। ना मिलने फिर चौकी में संपर्क किया जाता है और फिर ये शव बरामद होता है। शुक्रिया आपका अनूप जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर में उठाईगिरी गैंग सक्रिय हो गया है। शातिर ठगों ने 2 दिनों में 3 थाना इलाके में 3 बड़ी ठगी को अंजाम देकर फरार हो गए। ठगों ने शुक्रवार को एसबीआई बैंक की मेन ब्रांच के कैश काउंटर से 2.5 लाख नगद लेकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत मौधापारा थाने में की गई है। इसके अलावा ठगों ने शनि का प्रकोप बताकर पुरानी बस्ती के महामाई पारा में एक महिला को अपने झांसे में लेकर करीब 5 लाख कीमत के सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। तीसरी घटना में ठगों ने भगवान दिखाने के नाम पर तिलदा इलाके में वारदात की, जहां 65 साल की महिला के 3 लाख के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए।
तीनों घटनाओं में ठगों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस का मानना है कि तीनों घटनाओं में बिहार और आंध्रा गैंग के होने की आशंका है। पुलिस सभी पुराने आरोपियों की हिस्ट्री खंगालने में जुटी है और जल्द ही टीमें रवाना कर दी जाएंगी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। शहडोल जिले के जैतपुर विधानसभा के बीजेपी नेता और उसके साथियों पर युवती ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। 20 साल की युवती का आरोप है कि उसे अगवा कर फार्म हाउस पर ले गए और जबरदस्ती शराब पिलाई, जिसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है कि महिला की स्थिति खराब होने पर आरोपी उसे उठाकर उसके घर के सामने ही फेंक कर चले गए। आवाज सुनकर परिजन बाहर आए और उसे नजदीकी थाना ले जाकर एफआईआर दर्ज कराई, जहां पर मामला गंभीर होने की बात कहकर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाशी की जा रही है। वहीं युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर आने के बाद बीजेपी ने आरोपी नेता को पार्टी से निकाल दिया। उसमें बताया है कि उसके साथ में 4 लोगों ने गलत हरकत करी है और एक फार्म हाउस में ले जाके उसके साथ में घटना घटित हुई है। इस पर से थाना जैतपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और महिला की रिपोर्ट पर थाना जैतपुर उसमें विवेचना कर रहे हैं। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार बानी हमार गुड शवन के साथ।